आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी स्वास्थ्य सबसे बड़ा सौभाग्य और स्वास्थ्य ही हर लक्ष्य की कुंजी है। और इसी कड़ी में जब मोदी सरकार ने आयुष मंत्रालय को जन्म दिया तो ये सिर्फ एक मंत्रालय नहीं बल्कि भारत की आत्मा और परंपरा का पुनर्जागरण था। तो आज उसी पुनर्जागरण से आपको फिर से जोड़ने का प्रयास होगा। और आज खास तौर से हमारे साथ जो मुख्य वक्ता के रूप में आज गणमान्य अतिथि हैं, हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रताप राव जाधव जी हैं। आयुष मंत्रालय को जिन ऊंचाइयों तक, जिस नए आयाम तक पहुंचने का रास्ता स्पष्ट रूप से सामने दिखाया, माननीय मंत्री जी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का सभी स्वागत करते हैं। और जैसा कि परंपरा है, दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं माननीय मंत्री जी और प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। सभागार में जो लोग उपस्थित हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, ये मैं अनुरोध करूंगी पीछे से लोगों को। ये दीप संकल्प का है, ये दीप समर्पण का है, ये दीप इस प्रण का है कि हर एक देशवासी को स्वस्थ रखना है और ये स्वस्थ रखने का जो रास्ता है वो तय करना है अपनी स्वदेशी, अपनी आत्मनिर्भर ताकत से। और वो ताकत हमारा आयुष मंत्रालय देश के हर एक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, सतत, निरंतर, अविरल। और अब मैं प्रधान संपादक और सुदर्शन परिवार के मुखिया धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी को मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूं कि आज के इस कॉन्क्लेव की औपचारिक प्रस्तावना आपके सम्मुख रखें और माननीय मंत्री जी को मंच पर अपने साथ लेकर आएं। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी से अनुरोध है कि कार्यक्रम की प्रस्तावना आपके समक्ष रखें। जय श्री राम। आज सुदर्शन के कॉन्क्लेव के कड़ी में आयुष मंत्रालय का, आयुष विभाग का, और केवल मंत्रालय ही नहीं, आयुष के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां है, संस्था है, व्यक्ति है, उनके काम का हम हिंदुस्तान के सामने और खास करके सुदर्शन के दर्शकों के सामने पूरा प्रस्तुतिकरण करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों से हम एक ही कॉन्क्लेव करते थे जिसमें 17-18 विभागों के मंत्री आकर अपना प्रस्तुतिकरण देते थे। लेकिन इस 11वें वर्ष हमने तय किया कि हम एक मंत्रालय एक दिन लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विषय जाए, ज्यादा विस्तृत चर्चा हो और संवाद करने के लिए भी लोगों को ज्यादा समय मिले। और इसलिए आज ये चौथी कॉन्क्लेव है हमारी 11 वर्षों के सीरीज में, जिसमें हम आयुष विभाग की चर्चा करें। और ये विभाग मोदी जी के दिल का विभाग है, हम जानते हैं। और इस मंत्रालय में अब हमारे साथ जो माननीय मंत्री जी उपस्थित है, प्रताप राव जी, आपने भी अपने काम का प्रताप इस मंत्रालय में आने के बाद दिखाया है। और इसलिए आज इनके साथ विस्तार से संवाद हम करेंगे और दर्शकों को कहेंगे कि जो ऑनलाइन इस इवेंट को देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स में प्रश्न पूछे, तो उन प्रश्नों को भी मैं माननीय मंत्री जी को पूछूंगा। अब मैं उनको अपना विषय रखने के लिए निमंत्रित करता हूं। उसके बाद हम स्टेज पर दोनों संवाद करेंगे इंटरव्यू के रूप में। उसके बाद आपके पास माइक आएगा और फिर हम आपके भी प्रश्नों का उत्तर देंगे। माननीय प्रताप राव जाधव जी। इस आयुष कॉन्क्लेव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सुदर्शन न्यूज चैनल के सीएमडी एवं लोकप्रिय प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके साहब, आयुष पद्धतियों से जुड़े हुए अन्य सम्मानित गणमान्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सभी मित्रों,
देवियों, सज्जनों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय गणेशोत्सव का शुभ समय है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को गणेशोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी विद्वानों के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है। मैं सुदर्शन न्यूज को इस आयुष कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2014 में शुरुआत के बाद से आयुष मंत्रालय ने अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव आयुष हेल्थ सेवा के अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया है। देश भर में मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ आयुष के इंटीग्रेशन से लेकर आयुष के 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की पहल से एक उल्लेखनीय बदलाव यह आया है कि एक होलिस्टिक सेवा देने के मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रिवेंटिव एंड प्रोमेटिव हेल्थ सेवा पर जोर दिया जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी समग्र रूप से स्थापित आयुष की परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की संस्कृति के वे आधार है जिन पर हम दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा का अफोर्डेबल, इंक्लूसिव, इफेक्टिव और पेशेंट स्टैंडर्ड हेल्थ केयर सिस्टम निर्मित कर सकते हैं। साथियों, आयुष तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राथमिकता है। उनके दूरदर्शी और ऊर्जस्वी नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली सशक्त बने और उन्हें आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वित किया जाए। इसी एकीकृत दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हमने एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसमें रिसर्च, एजुकेशन का स्टैंडर्ड, गुणवत्तापूर्ण दवाओं का उत्पादन, विश्वसनीय सेवाएं और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म खड़ा करना शामिल है। आज हमारे पास 600 से अधिक आयुर्वेदिक महाविद्यालयों सहित 1000 से अधिक आयुष पद्धतियों के महाविद्यालय है और साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन का एक सशक्त नेटवर्क भी है। साथियों, आयुष मंत्रालय ने पिछले एक दशक में भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई पहचान दी है। आयुष मंत्रालय प्रणालियों की वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ स्थापित करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाने और विश्व स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने में भी बड़ी सफलता पाई है। योग को वैश्विक पहचान दिलाने से लेकर भारत के जामनगर में WHO के पहल से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना तथा भारत सरकार के मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आयुष चेयर तथा 25 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों के माध्यम से वैश्विक समग्र स्वास्थ्य हेतु नवाचार तक ये हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियां है। आज आयुष क्षेत्र में यंग लीडर्स, इनोवेटर्स और विजनरी थिंकर्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन चुका है, जो आयुष को एक सशक्त भविष्य की तरफ लेकर जाएगा। आज हम आयुष से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साक्षी है। बीमारियों का बोझ घटा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ और लोगों की होलिस्टिक, प्रिवेंटिव एवं प्रोमेटिव हेल्थ सेवा तक पहुंच बढ़ी है। साथियों, आप सबके साथ मुझे यह साझा करते हुए भी अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वर्ष से आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। यह वर्ष वास्तव में विशेष है क्योंकि हम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट थीम के साथ आयुर्वेद दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। यह थीम इकोलॉजिकल बैलेंस एवं सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए इंडिविजुअल हेल्थ को बढ़ावा देने में आयुर्वेद का रिलेवेंस पर प्रकाश डालती है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इसमें सक्रिय रूप से भाग ले
और आयुर्वेद के प्रमुख संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपना भी योगदान दे। साथियों, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा बाजार विशेषकर आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। इसका अर्थ है ऐसी सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है जो इनोवेशन को गति दे रही है, चाहे वो डिजिटल स्वास्थ्य समाधान हो, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो या हर्बल औषधियों के अत्याधुनिक अनुसंधान हो। हम सबको साथ मिलकर इस पर और अधिक मेहनत करनी होगी। ऐसी पॉलिसी हमें बनानी होगी जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स और किसानों को भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने और मानवता की सेवा में अग्रणी बनने का अवसर दे। कल ही मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार नैम नेशनल आयुष मिशन डिपार्टमेंटल समिट का उद्घाटन किया और एवं पैनल डिस्कशन में भाग भी लिया। आयुष मंत्रालय को इस शिखर सम्मेलन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित किया गया है, जो आयुष पर उनके विशेष फोकस को दर्शाता है। इसलिए हमें आयुष पद्धतियों के विकास एवं उनमें अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक निजी भागीदारी करने की जरूरत है एवं ऐसे कॉन्क्लेव इस भागीदारी के उदाहरण हैं। मैं फिर एक बार आप सभी को इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरक सिद्ध होगा। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष। तो अपने अभी प्रास्ताविक में मंत्री जी ने जो भूमिका रखी वो सुनी है। अभी हम दोनों पहले चर्चा करेंगे, फिर आप लोगों के पास प्रश्नोत्तर के लिए माइक आएगा। चल रहा है क्या? हमने पहले तो 11 वर्ष में जो अपने विषय रखा, ये वह सरकार है मुझे लगता है कि जिसने आयुष को सबसे ज्यादा महत्व दिया और सबसे ज्यादा समय दिया किसी प्रधानमंत्री ने तो मोदी जी ने दिया है। तो आपको भी 1 वर्ष हुआ है इस मंत्रालय को देख के, आप इतने वरिष्ठ नेता है, इतने बार सांसद, विधायक सब रहे हैं, तो ऐसे में इस मंत्रालय को 1 वर्ष पूरा करने पर आपके मन में क्या भाव है? ये देखिए, इस सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे पक्ष के हमारे मुख्य नेता एकनाथराव शिंदे साहब कि जिन्होंने मंत्री के लिए मेरा नाम दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आयुष और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि जमीनी स्तर पर जुड़े हुए लोगों से संबंधित है, उनके दिल का मंत्रालय मुझे पूरे इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ उन्होंने सौंपा है। इसीलिए मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूं। मैं ये सही बताऊंगा कि इस मंत्रालय का कारोबार लेने से पहले मेरा कोई ज्यादा आयुष से कोई ज्यादा संपर्क या संबंध भी नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये मंत्रालय लिया और प्रधानमंत्री की जो सोच है, ये मंत्रालय से उनका जो लगाव है और उनकी जो दूरदृष्टि है कि हमारी जो ट्रेडिशनल दवाई है कि जो कि हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, हजारों साल पहले उन्होंने जंगलों में तपस्या करते हुए इस सभी दवाओं का उन्होंने शोध लगाया और उसको हम हमारे देश में ही नहीं तो पूरी दुनिया में कैसा हम लेकर जा सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की सोच को लेकर मैंने काम करना शुरू कर दिया। और तभी मेरे दिल में आया कि हमारा जो आयुर्वेद है, आयुष है, इसमें भी सभी बीमारियों के लिए अच्छी दवाइयां है, सभी बीमारी को ठीक करने की ताकत हमारी आयुष पद्धतियों में है, लेकिन लोगों का विश्वास थोड़ा कम है। इसका कारण है कि पिछले दिन हम देखे जाएंगे तो परकियों के आक्रमण हमारे देश पर हुए। कई साल मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने 150 साल राज्य किया और उन्होंने हमारी ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को थोड़ा दबाने का काम किया। हाँ, बिल्कुल। खास करके अंग्रेजों ने इसके ऊपर बड़ा षड्यंत्र रचकर उन्होंने दबाने का काम किया।
लेकिन जब से लेकिन ये षड्यंत्र अभी भी नहीं रुका है। नहीं। अभी भी फार्मा लॉबी पूरे दबाव में रहती है। उन्हें बताऊंगा मैं, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद भी 70 साल तक 65 साल तक किसी ने हमारे आयुष की तरफ ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ना मंत्रालय था, आयुष एक विभाग की तरह चलता था और कोई ज्यादा उसके तरक्की नहीं हो रही थी। लेकिन 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने काम किया कि देश में आयुष मंत्रालय की बिल्कुल स्थापना बिल्कुल, उसके लिए तो उनका और धन्यवाद। उसको स्वतंत्रता दी कि इसका प्रचार और प्रचार घर घर तक अपने को करना है और देश के बाहर भी करना है। और तब से मैं देखता हूं कि पिछले 11 साल में आपने जो मुझे पहले पूछा था, तो ये 11 साल का मैंने पहले प्रास्ताविक में भी बताया कि ये 11 साल में बहुत सारे काम आयुष में हुए, बहुत गति से आयुष बढ़ रहा है। सिर्फ बढ़ना ही नहीं तो हमारी देश की आर्थिक नीति में, अर्थव्यवस्था में भी हमारा भागीदारी लगभग 6-7 गुना से ज्यादा ये 10 साल में बढ़ चुकी है। लेकिन संभावना मुझे लगता है कि कई गुना ज्यादा अभी भी है। अभी भी कई गुना बोले तो कल नीति आयोग के हमारे पॉल जी थे, उनके साथ में चर्चा चल रही थी, तो वो बोले कि आयुष में बहुत सारी संभावना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सन 2047 में हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा आयुष मंत्रालय भी दे सकता है। और उसी दृष्टिकोण से हम हमारी नीतियां बना रहे हैं और हमारे कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आयुष को एक अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। जो सिंक्रोनाइजेशन मंत्रालयों के बीच होना चाहिए, अन्य मंत्रालयों के बीच, वो आपका है क्या? उसके कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं? बिल्कुल। देखो, हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है कि आयुष इंटीग्रेटेड होना चाहिए। हाँ। तो हम हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर भी बहुत सारे काम हम वहां पर कर रहे हैं, चाहे रिसर्च हो, चाहे लोगों के उपचार हो, जो कम्युनिकल डिसीज होते हैं उसमें भी हम साथ में मिलकर काम करते हैं, नॉन कम्युनिकल है उसमें भी हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड काम हमारा स्वास्थ्य विभाग के साथ में चालू है। कोई एलोपैथी के साथ में हम स्पर्धा नहीं कर रहे, तो हम दोनों को हाथ में हाथ मिलाकर इस देश के लोगों का स्वास्थ्य हमें अच्छा करना है। क्योंकि अगर 2047 तक हमको विकसित होना है तो हमारे देश के लोगों का और देश का दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत जरूरी है और इसी उद्देश्य हम कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी मिलकर हम काम कर रहे हैं कि जैसे फॉरेस्ट के साथ में जंगलों में जो भी पेड़ फॉरेस्ट लगाते हैं कि उसमें कंपल्सन हो कि मेडिसिनल प्लांट भी फॉरेस्ट के माध्यम से जंगलों में लगाए जाए। बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ गांव में तो ये प्रक्रिया ही होती थी, मतलब घर के आंगन में या खेती में भी, जिसको मराठी में बांध बोलते हैं, उसके ऊपर ये लगाए जाते थे। लेकिन फॉरेस्ट वाले हर साल करोड़ों पेड़ फॉरेस्ट में लगाते हैं। लेकिन वो पेड़ ऐसे लगाए जाते थे कि उसको भेड़ ना खाए ना बकरी खाए, सिर्फ 3 साल तक उसको जिंदा रखना। लेकिन हमने ये पहल रखी है कि भाई हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल प्लांट सिर्फ जंगलों में ही आ सकते हैं, तो ऐसी उनकी गिनती करके या जो भी है ऐसे चुन के उसकी बुआई जंगलों में ही हो सकती है, वो ज्यादा खेतों में नहीं आ सकती। और दूसरा, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर जो भी मेडिसिनल प्लांट हमारे किसानों के खेत में लोग उगाई कर सकते हैं तो उनको अनुदान देना चाहिए। पीछे पहले अनुदान दिया जाता था, लेकिन 2021 के बाद में थोड़ा वो आयुष विभाग से निकालकर वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया, तो 2-3 साल थोड़ी दिक्कतें आई। लेकिन ये साल से हमने कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से भी हमने बैठक की और उन्होंने तुरंत ये कबूल किया कि मेडिसिनल प्लांट किसान अगर खेतों में बुआई करेंगे तो हम उनको अनुदान देंगे। तो ये निश्चित किसानों को भी आयुष से जोड़ने का बिल्कुल। और जो सक्सेस है आयुर्वेद का, वो इसी पे निर्भर है कि कितने अच्छे क्वालिटी का उसको जो मेडिसिन प्लांट है वो मिलते हैं। इसलिए इसको ज्यादा गंभीरता से अगर लेंगे तो किसान को भी एक अतिरिक्त आमदनी भी मिलेगी और लोगों को भी एक अच्छी पौध मिलेगी। नहीं, ये बात आपने पूछी सही है कि किसानों की आमदनी भी बढ़ना चाहिए, इसीलिए हम किसान को जुड़ाना चाहता है। और हमारे आयुर्वेद का जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादातर जंगलों से या पेड़ों से, जड़ी बूटियों से आता है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि दुनिया में अगर हमें जाना है, दुनिया में आयुष के दवाइयों का प्रचार प्रसार करना है तो उसके क्वालिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने वो क्वालिटी के ऊपर भी हम ध्यान रख रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड
हमारे देश में आती है, जिसके हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्वालिटी के बारे में भी हमारे बहुत बारीकी से हम उसका ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने सिंक्रोनाइजेशन में तो आपने कुछ मंत्रालयों का नाम लिया, लेकिन जैसे मेरा आशय ये भी है कि शिक्षा मंत्रालय है, आज के बच्चों को क्या खाना है और क्या करना है, कब करना है, ये तक पता नहीं है, जो कि पहले वैसे घरों में बताया जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ विद्यालय के द्वारा जाना चाहिए, ऐसा जब ट्रेंड बन ही रहा है, तो क्यों नहीं आयुष विभाग के कुछ पैटर्न को, कुछ सिलेबस को प्राइमरी एजुकेशन से ही लागू किया जाए, जिससे कि बच्चों को जीवन कैसे जीना है ये पता चले, तो आगे चल के वो बीमारियों का हब ना बन जाए। ये देखिए, मैंने 2-3 मंत्रालय का पहले जिक्र किया था, और मंत्रालय का मैं जिक्र करूंगा कि जैसा हमारा योगा है, हाँ, अभी हमने और हमारे खेल मंत्रालय के साथ जुड़कर हमने उसको एशियाड में शामिल किया है, उसको खेल का दर्जा दिया है। और अभी जो हमारी शिक्षा मंत्रालय है उनके साथ में बैठकर जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें भी सभी शिक्षा नीति में योग का प्रावधान किया है। अभी जितने भी सीबीएसई हमारे स्कूल है, उसमें योग का सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया है। तो अभी स्कूल के बच्चों से लेकर योग शुरू हो जाएगा। और 21 जून को हमने आयुष आहार, जो खान पान के बारे में आपने बताया, कि हमने लॉन्च किया। ये देखो, सबसे ज्यादा हमारी सेहत अगर अच्छी रखना है तो उसके लिए हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आयुष आहार को प्रमोट किया, और अभी और बड़े तौर पर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में मोरिंगा की बात की थी कि अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ओबेसिटी के बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो कि 10% ऑयल कम करो, 10% चीनी कम करो खाने में, अपने रोज के खान पान के व्यवहार में। तो वही हमारे आयुष आहार के माध्यम से हम लोगों को चॉइस दे रहे हैं कि भाई तुमको अगर अच्छी सेहत रखना है तो आयुष आहार का इस्तेमाल आप दिन में करो। तो अभी सभी मंत्रालयों से जहां जहां संबंध आता है, तो सभी से मिलकर हम हमारा आयुष को इंटीग्रेट करने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने उसमें शिक्षा पे जोर दिया है कि प्राइमरी एजुकेशन से ही अगर इसको लाया जाए, तो ये मैंने बोला कि जैसे अभी प्राइमरी एजुकेशन सीबीएसई स्कूल में योगा तो हमने कंपलसरी कर दिया, उससे सारे बच्चे योगा करेंगे, और वो योगा करेंगे तो अपने घर में जाके भी घर के लोगों को, माता पिताजी को बताएंगे कि आपने भी योगा करना चाहिए। एक तो शिक्षा नीति में योग आ गया। बिल्कुल। आयुष आहार का भी हम यही कर रहे हैं कि जो शिक्षा नीति है कि उसमें आयुष आहार के बारे में भी बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाए कि भाई खान पान में क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। हमारी सेहत अगर अच्छी रखनी है तो उसके लिए खान पान जरूरी है। और इसीलिए हमने एक अभियान भी चलाया था, देश का प्रकृति परीक्षण। मैं उसी पे आने वाला था कि आज बहुत से लोगों को जब ये पूछते हैं कि आपकी शारीरिक प्रकृति क्या है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है। ब्लड ग्रुप पता है, लेकिन उनको शारीरिक प्रकृति पता नहीं है। तो उस कैंपेन के बारे में अवश्य बताएं। और मैं सुदर्शन के सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि मंत्रालय मुफ्त में देता है ना, ये प्रकृति परीक्षण करके देता है। उसका मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं, जिससे आपको सीजनल क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप ही आपके द्वारा थोड़ा बताइए। ये देखिए, जब मैं मंत्री बना, बहुत सारे आयुर्वेद के ज्ञान रखने वाले लोग मुझे मिलते थे और अलग अलग सुझाव देते थे। ऐसे मुझे एक सुझाव मिला था कि भाई हमारे देश के लोगों को अपनी प्रकृति मालूम होना चाहिए, कि प्रकृति का और लोग के सेहत का बहुत नजदीकी संबंध है। और जब लोगों को प्रकृति अगर मालूम रहेंगी और प्रकृति के हिसाब से उनकी दिनचर्या अगर वो रखते हैं, तो कभी कोई बीमारी उनके पास नहीं आएगी। इसीलिए हमने देश के प्रकृति परीक्षण का अभियान हमने शुरू किया। 1 महीने का 1 करोड़ लोगों का प्रकृति परीक्षण करने का हमने तय किया था। मुझे यहाँ पर आपके सामने बोलते हुए सुदर्शन चैनल के दर्शकों की खुशी होती है कि हमने बहुत सारे टेक्निकल दिक्कतें आने के बावजूद भी हमने 1 महीने में 1.5 करोड़ लोगों का लगभग प्रकृति परीक्षण 1 महीने में किया। अभी भी वो प्रकृति परीक्षण चालू है कि लोगों का क्या जा रहा है। उसका मुझे था कि लोगों को अपनी प्रकृति मालूम हो, जैसे कि हमारी 7 प्रकृति है, वात पित्त कफ ऐसी जुड़ी हुई 7 है। और हम देखते हैं कि हमारे इसमें हर 2 महीने में ऋतु बदलते हैं, और जैसे ही ऋतु बदलते हैं तो छोटी बड़ी बीमारियां हमारे में ऑटोमेटिक आ जाती है। कभी अचानक खांसी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बुखार आ जाता है। तो हमको ये भी पता नहीं चलता कि मैं कल तक ठीक था, एकदम मुझे बुखार कैसा आ गया, एकदम खांसी या सर्दी कैसी हो गई। तो ये ऋतु का परिणाम हमारे शरीर के ऊपर होता रहता है। तो वो प्रकृति परीक्षण करके जो प्रकृति की उनके निकलेंगी
उसके अनुसार उसके मोबाइल में एक हम ऐप डाउनलोड कर देते हैं और उसमें हर 2 महीने में मैसेज हम भेजते हैं कि आप वात प्रकृति के हैं तो ये 2 महीने में अब ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको ये खाना है, ये परहेज करना है और अपनी दिनचर्या ऐसी रखनी है। और उसके मुताबिक अगर वो लोग आचरण करते हैं तो कोई बीमारी उनके पास आएंगी नहीं, क्योंकि बड़ी बीमारियों की जड़ छोटी बीमारी में होती है। जब छोटी बीमारी हमको छुएंगे नहीं तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हम सहजता से निपट सकते हैं, बच सकते हैं। इसीलिए देश का प्रकृति अभियान बहुत जरूरी है। और आप लोग डाउनलोड कैसे करें, मतलब कैसे चेकिंग होगी? वो चेकिंग तो नाड़ी परीक्षण से होता है। नहीं तो क्या आपके वैद्य वहां पहुंचेंगे? क्या हमारे वैद्य है, हमारे डॉक्टर है, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट है वो भी नाड़ी परीक्षण उनको सिखाया जाता है कॉलेज में। अभी एक दर्शक चाहता है कि उसकी नाड़ी परीक्षण हो, तो प्रक्रिया क्या रहेगी? नहीं, अगर कोई भी हमारा बीएमएस का डॉक्टर उसका परीक्षण कर सकता है, बीएमएस का सीनियर छात्रा भी कर सकता है, हमारे जो प्राध्यापक है, अध्यापक है वो भी उसमें करते हैं, हमारे वैद्य है वो भी नाड़ी परीक्षण करते हैं। पहले ऐप डाउनलोड करना है या क्या? नहीं, वो नाड़ी परीक्षण करते टाइम में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आयुर्वेद जब भी कोई बीमारी के ऊपर उपचार करता है तो बीमारी को जड़ से निकालने की हमारी कोशिश बिल्कुल, ना कि उस पर खाली मलम पट्टी की जाए और एक ये आयुर्वेद में नहीं है। तो इसीलिए उसको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, 10-12 प्रश्न है, सिंपल प्रश्न होते हैं कि आपके बालों का रंग कैसा है, आँख कैसी है, आपको भूख लगती है क्या, पेट में कुछ है क्या, कोई बीमारी पहले है क्या, और उसके आधार पर परीक्षण करके वो ऐप डाउनलोड किया जाता है। और जो प्रकृति उनकी बात हो, पित्त हो, कफ हो या कोई भी हो, तो उसके अनुसार उनको मैसेज जाते हैं कि कौन से प्रकृति लोगों ने अगले 2 महीने तक क्या। लेकिन आपको कैसे अप्रोच किया जाए आपके लोगों को कि वो प्रकृति परीक्षण उसका हो, उस व्यक्ति का? जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है वहां पर आप गए तो वो करके देता है। अगर लोगों में से अगर डिमांड आती रहेंगी मतलब तो फिर से हम अभियान शुरू करेंगे। लोगों के घर कोई ऐप स्टोर पर जाए, ऐप डाउनलोड करें? नहीं, ऐप डाउनलोड करने से पहले आपको प्रकृति परीक्षण करना जरूरी है। तो वो हमारे बीएमएस के छात्र, बीएमएस के डॉक्टर, बीएमएस मैं तो चाहूंगा कि इस कैंपेन को आप ऐसा महीने भर करने के बजाय साल भर करिए। आप लोग भी सहमत होंगे मेरे से, बराबर ना? क्योंकि उसके बगैर व्यक्तियों को इसका कनेक्शन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, अभी भी ये बंद नहीं करे हुआ हमने। वो जो हमने 1 महीने का टारगेट रखा था तो उसमें हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड को हमने साथ में रखा था। तो मुझे बोलते हुए ये भी खुशी होती कि उस 1 महीने के जो हमारे लोगों ने काम किया, हमारे जो ऑल इंडिया से उसमें काम करने वाले डॉक्टर वगैरह सभी, तो हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के 5 रिकॉर्ड हमने स्थापित किए। अच्छा, हाँ। तो उसमें 1 करोड़ हो गया आपका? 1 करोड़ उसी में हो? 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़, 1 करोड़ का टारगेट था, 1.5 करोड़। तो 1% हुआ है। अभी आपको 99% के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि 100% हिंदुस्तानी का प्रकृति परीक्षण हो। तो मुझे लगता है कि खरबों रुपए की जो खर्चा है जो डॉक्टरों और दवाई कंपनियों के पास जा रहा है वो नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष अभी भी ऐसा लोगों को लगता है कि ये इलाइट क्लास का ट्रीटमेंट है, आम आदमी का नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। नहीं, ये देखिए, आयुर्वेद तो ज्यादातर आम लोगों से ही प्रमोट हुआ है। आप देखते होंगे कि जो भी हमारे जंगलों में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब लोग हैं या लोग हैं तो वो ज्यादातर आयुर्वेद का ही इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। वो तो उनके जीवन शैली का हिस्सा था, उनका शैली का हिस्सा है। लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग, आप जैसे बोल रहे हैं कि जो पढ़े लिखे और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और उनके ये भी अभी समझ में आने लगा है कि भाई हम अगर हमारे उपचार आयुर्वेदिक या आयुष के माध्यम से अगर करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, बीमारी जड़ से हमारी ठीक हो जाएंगी, तो फिर आगे भी चलकर इसकी तकलीफ हमें नहीं होगी। तो अभी इसमें लोगों में बहुत सारा अवेयरनेस आने लगा है और दिन बे दिन ये आयुर्वेद लोकप्रिय होते जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत ऐसी कि जैसा मैंने पहले बताया था कि आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा लोगों का विश्वास कम है। जब भी कोई बीमारी डिटेक्ट होती है तो पहले तुरंत दुरुस्त करने के लिए, अभी इंस्टेंट जमाना है तो एलोपैथिक उपचार कहने के बजाय अविश्वास फैलाया गया है। वही हाँ, फैलाया गया है। लेकिन लोगों को फिर क्या है, लोग जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर या वैद्य के पास आते हैं वो जब एलोपैथी की दवा से उनको रिलीफ नहीं मिलता, दुरुस्त नहीं होते, तब वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं, 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में। बिल्कुल। और ऐसी स्टेज में भी आयुर्वेद की दवाओं में वो ताकत है कि उनको दुरुस्त करने की, बहुत सारे पेशेंट को रिलीफ भी उसमें दिला देते। तो पहले शुरू से ही अगर आयुर्वेद को अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से अच्छा वो लोगों को बिल्कुल, मतलब बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, बीमार ना हो इसके लिए
इसे अपनाना चाहिए। नहीं, दोनों के लिए भी आयुर्वेदा जो है बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद बाद भी, हाँ नहीं, लेकिन अगर पहले रहेगा तो बाद में होने का संभावना बाद में करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो धारणा है, इस धारणा को बदलने के लिए, जैसे इसको जन जन का अभियान जब तक नहीं बनाएंगे, मैं इसलिए भी आयुष पर ज्यादा जोर देता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों का अगर हम जो पर हेड इनकम है, उस इनकम में बड़ा खर्चे का टॉप 5 जो बड़े खर्चे है, उसमें एक स्वास्थ्य बड़ा खर्चा है, और वो खर्चा घट सकता है अगर वो आयुष के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि सभी को हाँ अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छे इलाज, सस्ता और अच्छा इलाज सभी को मिले, वो सबका हक है। और वो बार बार अपने भाषण में भी बोलते रहते हैं, और इसीलिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम हमने बनाई, 5 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त है, लेकिन उसमें अभी तक आयुष के पैकेज नहीं थे। अभी उसका भी काम चल रहा है, जल्द से जल्द आयुष के पैकेज भी हम उसमें शामिल करने वाले हैं। बिल्कुल, लगभग अंतिम इसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है हेल्थ विभाग के साथ में। और आयुष का जो प्रचार प्रसार है, आपने देखा होगा कि चाहे योगा हो, हर घर आयुर्वेद का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था कि घर घर। और ये देखो, अभी आयुर्वेद की ताकत लोगों ने कोरोना के पीरियड में लोगों ने देख ली है। हाँ। कि जब एलोपैथी में कोई दवा नहीं थी, तो हर घर में हम आयुर्वेदिक काढ़ा पी रहे थे, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे थे। और आयुर्वेद के माध्यम से हमारे भारत की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद बाकी दुनिया में जो हम देख रहे थे उसका असर कोरोना का उतना हमारे भारत में नहीं दिखा हमको। तो ये आयुर्वेद की ताकत थी, आयुर्वेद ने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई भी। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है। बल्कि उन दिनों में एक क्योंकि आप आयुष मंत्री है और अब तो ये समय भी बीत चुका है, जब सारे दर्शकों को पता है कि जब ये कहा जा रहा था कि अगर कोई कोरोना की ट्रीटमेंट का दावा करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होगा, ऐसा सरकार की तरफ से और खास करके एलोपैथी लॉबी की तरफ से फैलाया गया था। तो हमने कहा कि इसके विरुद्ध कैंपेन चलाना चाहिए। अब ऐसा जब हम कहते हैं तो लोगों को लगता है अरे हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि देश के 21 बड़े बड़े लोगों को, जिसमें बाबा रामदेव भी थे, जिसमें श्री श्री भी थे, डॉक्टर HR नागेंद्र भी थे, और भी इन 21 लोगों को एक साथ हमने स्क्रीन पे लाया, सुदर्शन को, और उनसे ये बुलवाया कि क्या कोरोना को ठीक करने की क्षमता आयुर्वेद में है, ऐसा आप मानते हैं? तो सबने कहा हम मानते भी हैं और हम दावा भी करते हैं, क्योंकि इन 21 लोगों पे एफआईआर नहीं हो सकती थी। तो हमने इन लोगों को लाया, उससे विश्वास पैदा हुआ। फिर हमने मुख्यमंत्रियों को लाइव लिया था, उसमें हम मुख्यमंत्री जिसको भी लाइव लेते थे वो कहते थे कि नहीं वो तो प्रोटोकॉल है और सरकार का कहना है, हम नियम नहीं तोड़ सकते। तो हमने फिर एक आयुर्वेद के डॉक्टर मुख्यमंत्री को ढूंढ के निकाला, गोवा के मुख्यमंत्री को, प्रमोद जी को, और उनको लाइव लिया। तो उनको हमने कहा कि आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो सरकार का प्रोटोकॉल है। तो मैंने उनको लाइव में कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं करना चाहता, मैं डॉक्टर प्रमोद सावंत से बात करना चाहता हूं, आप बताइए कि क्या आयुर्वेद ये ठीक कर सकता है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकता है। तो ऐसा कहने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री गोवा के मुख्यमंत्री थे। मैं उनका आज धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस समय ये साहस दिखाया। और फिर केंद्र की कम्युनिकेशन का प्रश्न था, तो उसी इंटरव्यू में मैंने श्रीपाद नाइक जी को भी लाइव ले लिया, ताकि केंद्र की नीति और राज्य की नीति, दोनों नीति निर्धारण करने वाले चैनल पे एक सामने बैठे, गैप न रहे। मैं दोनों का धन्यवाद करता हूं कि उन दोनों ने स्क्रीन पर ही बोल दिया कि हमारा विश्वास है और ये हो सकता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रॉब्लम कहां आती है कि लोग पॉलिसी की बात करते हैं कि नहीं यहां पॉलिसी आड़े आती है, यहां पॉलिसी वायलेशन हो सकता है, और इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ते। तो हम इसको ज्यादा पॉलिसी फ्रेंडली कैसे करें, ज्यादा लोगों को जनाभिमुख कैसे करें, इस पर भी मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। नहीं, बराबर है कि इसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसियां, बहुत सारी नीतियां हमारे मंत्रालय के माध्यम से पहले ही बन चुकी है। और आगे भी अगर वहां पर अगर आप जो बोल रहे हैं कि ऐसी दिक्कत कहाँ आती है, तो उसके लिए भी निश्चित रूप से हमारा और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और हमारे आयुष मंत्रालय का एक ही उद्देश्य है कि हर घर तक, हर आदमी तक हम आयुर्वेद, योगा, हमारा आयुष
कैसे जाएगा और उसके माध्यम से लोग, क्योंकि अपने अफोर्डेबल जब हम कहते हैं हाँ। तो आयुष निश्चित रूप से अफोर्डेबल है, लेकिन तुमने जैसा बोला कि आयुर्वेद के बारे में ये भी आपको प्रचार किया जाता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हाँ। है। बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद की दवाई 75% दवाई तो किचन में ही है। किचन में बनती हाँ। है। और लोग कैसे कि अभी ये जो हमारा जो अभी का जमाना है, भागदौड़ का जमाना है, लोग ज्यादा बिजी हो गए। पहले हम देखते थे कि पुराने हम जब छोटे थे तो हमारे दादी माँ का बटुआ जिसे कहा जाता था, तो आधी बीमारी तो हमारी दादी दवाई तो हमारी दादी माँ के बटुआ में ही, हमारे घर में ही होती थी। बिल्कुल। आज भी बहुत सारे देहातों में मैंने जैसा लगे पहाड़ी इलाकों में भी बहुत सारे लोग तो ये करते हैं। अभी भी तो हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। हर घर तक तो हम नहीं पहुंच रहे, हर बीमार तक नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जिस प्रकार का धारणा है, जिस धारणा पे हम बात कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि विदेशी भी भारत में बड़े पैमाने पर ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रीटमेंट भी महंगी है और फिर उनको भी समझ में आ रहा है कि जो वहां की ट्रीटमेंट है एलोपैथी की, वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वहां की इंश्योरेंस कंपनियां भारत में आकर ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे दे रही है, लेकिन भारत सरकार की एजेंसियां और भारत की इंश्योरेंस कंपनियां नहीं दे रही है। इसको कब तक का टारगेट रखे कि इस डेडलाइन तक हम इसको ठीक करेंगे? ने आपने जो विदेशी लोग के उपचार के बारे में हाँ। कहा, तो हमारे मंत्रालय के माध्यम से हमने वेलनेस सेंटर बनाने के लिए हम नीतियां बना रहे हैं कि सभी जगह पे, अच्छी जगह पे वेलनेस सेंटर हो और बाहर के लोग भी आयुष के माध्यम से उपचार करने के लिए हमारे भारत देश में आए। इसके लिए हमने आयुष वीजा निकाला। अच्छा। आयुष वीजा स्पेशली, अच्छा। कि 1 साल का वो वीजा है, उसमें 3 आदमी, हाँ। एक पेशेंट, उसके साथ में एक आदमी, अगर छोटा बच्चा उनके साथ में फैमिली में तो वो भी, वो 3 लोग वीजा के माध्यम से आ सकते हैं और साल में 3 बार उनके घर वापिस जाके फिर से भी उपचार के लिए आ सकते हैं। तो उससे हजारों लोग आयुष के उपचार लेने के लिए हमारे देश में आ रहे। लेकिन हमारे ध्यान में ये भी आ गया कि बहुत सारे विदेशी पर्यटक ऐसे हैं कि वो ट्रैवल वीजा के नाम पे 2-2 महीने के लिए हमारे देश में आते हैं, लेकिन यहाँ 2 महीने में आके आयुष के माध्यम से भी उपचार वेलनेस सेंटरों में लेते हैं। तो अब उसका भी काउंटिंग हमने शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से वेलनेस सेंटर बढ़ाने की कोशिश हमारे मंत्रालय की है। अभी जो आप देख रहे हैं कि वेलनेस की क्रेज बहुत बड़ी है। हाँ। अब केरला का जो पर्यटन है हमारा, हाँ। तो आयुष के माध्यम से ही बिल्कुल ज्यादा बढ़ रहा है। तो चाहे वो हमारे देश के हर राज्यों में और राज्य सरकारों को साथ में लेकर, कल के जो नैम की जो हमारी समिट हो गया, सम्मेलन हो गया, उसमें भी हमने कहा कि भाई वेलनेस सेंटर बढ़ाओ, जिससे लोगों में एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आयुर्वेदिक के माध्यम से लोगों को उपचार करने के लिए, हम उसका विश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों तक चाहत बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हम सभी प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, उसमें मेरा दूसरा उप प्रश्न ये था कि भारत सरकार की ही एजेंसियां, जैसे सरकार पैसे देती है ट्रीटमेंट लेने के लिए, जो सैलरी का एक हिस्सा है, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुष के ट्रीटमेंट लेने पर भी दे, जैसे गृह मंत्रालय के कुछ विभागों ने दिया है, जो पैरामिलिट्री को दिया है। तो क्या ये सारे विभागों को कब तक देने का लक्ष्य है? नहीं, देखिए, कल के जो मैंने बोला कि हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन था सभी आयुष के सेक्रेटरी, उसमें इंश्योरेंस कंपनी के भी बड़े लोग आए थे। हाँ। अभी उनके साथ में एक मैं जल्द में बैठक कर रहा हूँ। आयुष में भी इंश्योरेंस कवर है, CGHS में जो भी हमारे पैकेज चालू है अभी आयुष, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। हाँ? कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से अभी मैंने तुमको बोला कि मंत्रालय अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे काम करना अभी बाकी है। अभी लगभग एक 10-15 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में मैं खुद, हमारे सेक्रेटरी, हमारे विभाग के अच्छे लोगों को लेके हम वहां पर बैठक करेंगे और आयुष के सभी पैकेज इंश्योरेंस में, अभी देखो हमें अगर आयुष्मान भारत में अगर आयुष के पैकेज लाना है तो फिर वो इंश्योरेंस कवर तो हो ही हाँ, लेकिन वो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लोग उसका उपचार कैसे, अभी बाहर भी देखिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल 150-150, 200 बेड के आयुर्वेद के हॉस्पिटल अभी फुल चल रहे हैं। बिल्कुल, कि वहाँ पे IPD भी ज्यादा है, OPD भी 2-2, 3-3 हजार की वो हॉस्पिटल में होती है। अब आपने जब यहाँ पर जिक्र किया था मनीष आचार्य जी का, हाँ। उन्होंने तो पूरे देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की श्रृंखला बिल्कुल उन्होंने शुरू कर दी है, हर गांव तक पहुंचने की। अभी हम भी महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी एयरपोर्ट के पास, मैं आज घोषणा कर देता हूं, आपके हाथों जल्दी शुभारंभ करेंगे। हम भी भारत का एक
सारे पैथियों को एकत्र लेकर चलने वाला इंटीग्रेटेड ऐसा सेंटर शुरू करने जा रहे हैं नासिक जिले में। और ये विश्व का सबसे अत्याधुनिक, सबसे सस्ता और सबसे उन्नत ट्रीटमेंट का सेंटर रहेगा, जिसमें हम सभी बाबा रामदेव, आचार्य मनीष या नितिन जी और देश के सारे जाने माने लोगों को साथ में उसमें लेंगे, क्योंकि एक प्रयोग के तौर पर हम यशस्वी करके दिखाएंगे कि ये चल सकता है। क्योंकि विश्वास, फेथ निर्माण करना, कॉन्फिडेंस निर्माण करना ज्यादा जरूरी। धन्यवाद आपकी इस पहल के लिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि निश्चित आपका जो एक प्रोजेक्ट है निश्चित रूप से देश को, हमारे हेल्थ सेक्टर में एक नई दिशा देने हम का 150 एकड़ में इसको खोलेंगे। वही बात है, वही नई दिशा देने का काम करेगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि सभी उपचार इंटीग्रेटेड हो, बिल्कुल, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य हमें ठीक रखना है और लोगों को हमका स्वास्थ्य सेहत अच्छी रहेंगी तो हमको आगे बढ़ने में भी उसकी ज्यादा मदद होगी। ये जो आप वहां पर शिरडी में करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय से जो भी सहयोग बिल्कुल ये लगेगा निश्चित रूप से हम आपको दे देंगे। स्वास्थ्य मंत्री का भी मेरे तरफ, हाँ। राज्य मंत्री के नाते मैं वहां पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में भी हूँ, वहां से भी जो लगेगा करेंगे। बिल्कुल। और इसमें तो हमारे महाराष्ट्र का और नासिक का नाम और शिरडी ऐसा ग्लोबल सेंटर है कि पूरे दुनिया से लोग वहां, बिल्कुल, भारत से तो आते ही है, बाहर से भी लोग आते हैं, तो वो देखने के बाद में निश्चित रूप से लोग, इसलिए उसका हमने भी, इस सेंटर को चुना है। नहीं, बहुत अच्छी जगह आपने चुनी है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बिल्कुल। तो ऐसा इस विषय में बाकी लोग भी आए, इंडस्ट्री के भी आए और बाकी लोग भी आए, ये भी हम चाहते हैं। हमारे साथ आज कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ पैनलिस्ट भी है जिनका सेशन थोड़ी देर बाद होने वाला है, दर्शक भी है, पत्रकार भी है, वकील भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। हमने विभिन्न प्रकार के लोगों को बुलाया, तो कुछ अब प्रश्नोत्तरों का सेशन हम शुरू करते हैं। हाँ, नमस्कार। आपने ये मेडिसिनल प्लांट्स को लेके बहुत अच्छी बात कही। आप परिचय देखिए, मैंने तो दे दिया, लेकिन आप अपना देकर करिए। मैं डॉक्टर वैद्य नितिन अग्रवाल, अपना ग्रेटर नोएडा में पंचकर्म आयुर्वेद का अपना एक प्रकल्प चलाते हैं और आयुर्वेद की औषधियों का एक्सपोर्ट भी करते हैं सारा। तो और बाहर के जो यूरोप में, रशिया में, वहाँ के जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको आयुर्वेद की ट्रेनिंग देते हैं, आयुर्वेद और पंचकर्म की। पिछले 18 सालों से इस काम को कर रहे हैं। मैं जो विश्व आयुर्वेद परिषद है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, उसका दायित्व भी है अपने पास। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स का विषय रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो किसी भी वैद्य का टूल है और उसका जितना दोहन हो रहा है, जितनी तेजी से उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, उस हिसाब से कल्टीवेशन नहीं है। तो मंत्रालय को इस पे बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक दूसरा प्रश्न, जैसे आपने वेलनेस के बारे में बोला, तो एक इस पे भी क्या कोई हम पॉलिसी बना सकते हैं क्या, कि एक ये सामान्यतः देखने में आता है कि जो अच्छे वेलनेस सेंटर है, मतलब जैसे कि 4 स्टार 5 स्टार लेवल के जो होटल्स हैं या जो सेंटर्स हैं, वहां पर आयुर्वेद नहीं है, क्योंकि वो जिनके पास पैसा है उनके पास आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। और सामान्यतः जो आयुर्वेद के जो वैद्य लोग हैं उनके पास उस लेवल का पैसा नहीं होता कि वो कर। तो क्या हम ये सरस्वती और लक्ष्मी जी का कुछ ऐसा संगम, कुछ ऐसा बना पाए और उससे सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिल पाए तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, आपका पहला प्रश्न मेडिसिनल प्लांट के लिए था। तो हमारी जो एनएमपीवी से जो हमारा बोर्ड है, उसके माध्यम से हम बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट की नर्सरियां वो कैसी बढ़ा सकते हैं, मनरेगा के साथ में इसे जोड़कर ये भी, नमस्ते, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। आपने जैसा बोला कि आयुर्वेद पूरी दुनिया में फैल रहा है, आयुर्वेद की रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ रही है और इसीलिए आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, तो अभी से हमको ये प्रयास चलना चाहिए कि जो भी हमारी मेडिसिनल प्लांट है, ज्यादातर जंगलों में जो आ सकते हैं, खेती में जो आ सकते हैं, उसका सभी वर्गीकरण करने के बाद में भी इसको भी बढ़ाने की हमारी आवश्यकता है कि हम बाहर एक्सपोर्ट भी करें। हमारे देश के तो इंडस्ट्री और डॉक्टर लोगों को जो भी लगता है उनको तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल तो हम दे जड़ी बूटियों का, लेकिन बाहर भी हम अच्छी क्वालिटी का कैसे भेजेंगे। अभी जो रॉ मटेरियल जाता है वो तो सब रॉ मटेरियल जा रहा है, तो उसको सेमी फिनिश या गुड फिनिश करके भी हम बाहर कैसे भेज सकते, इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने देखा होगा कि हम हर साल मेडिसिनल प्लांट के एक पौधे को प्रमोट करते हैं। पिछले साल का जो हमारा साल था वो तो अश्वगंधा को हमने प्रमोट किया था। ये साल जो है तो हम शतावरी को प्रमोट कर रहे हैं
और उसके लिए हम बहुत सारे एफपीओ किसानों के साथ में भी जुड़कर लोगों तक भी हम उसका महत्व बढ़ा रहे हैं कि भाई अश्वगंधा किस चीज के लिए काम आता है, उसका महत्व क्या है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, उसका वो प्रमोशन हम वहां पर कर रहे हैं। दूसरा, वेलनेस सेंटर के बारे में आपने कहा, ये बात सही है कि जो 5 स्टार 3 स्टार टाइप के वेलनेस बढ़े तो थोड़ा बिजनेस टाइप में वो चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर वेलनेस सेंटर कैसा हो, उसमें उसका स्टाफ कैसा हो, कौन से लोग उसमें काम कर सकेंगे, इसकी हम गाइडलाइन बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो ये वेलनेस सेंटरों का आयुष मंत्रालय के माध्यम से ग्रेडिंग भी होगा कि ए ग्रेड का वेलनेस सेंटर कौन सा है, जैसा एनएबीएच हम करते थे उसमें, तो वेलनेस सेंटर में भी हम वो लाएंगे कि कोई भी किसी को होटल को वेलनेस का नाम देके कोई बिजनेस ना करके वेलनेस सेंटर के हिसाब से ही, चाहे वहां पर आयुर्वेद होगा, चाहे वहां पर योगा नेचुरोपैथी होंगी, सभी तरह के जो भी लोग चाहेंगे वो इलाज लेंगे, लेकिन हमारे आयुष के माध्यम से भी करेंगे। और उनको हम कंपटीशन भी रखेंगे कि वह कौन सा है, उसका सर्टिफिकेट भी हम देंगे, प्रोत्साहन भी हम उन लोगों को देंगे। तो हमारे मंत्रालय से जल्दी उसके रूल रेगुलेशन बनाने का काम चालू है। तो हम बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा, इससे एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने आग्रह से जो कॉलेजेस थे आयुर्वेद के, उनको जैसे एक स्टैंडर्डाइज किया, वैसे मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप चौहान जी भी आए हैं, जीव आयुर्वेद वाले, और आप तो पूरा परिवार लगा हुआ है, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका भी कोई प्रश्न है तो वो भी लेंगे, और भी किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्नों की श्रृंखला, हाँ बोलिए, माइक बोलिए। हेलो, ये सर वेलनेस सेंटर का आपने बताया, मैं भी एक कमेटी में हूं। अभी हमने आईएसओ भी बना दिया है इसका, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो वैसे तो मंत्रालय का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है सर। एक थोड़ा सा एक सुझाव ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कोई भी कुछ भी आयुर्वेद के बारे में बोल रहा है। हाँ, तो ये आवश्यकता रीलबाज, हाँ रील, और वो उनका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं, ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं बोल रहे, वो रील के व्यूज पाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए 2 घंटे में 1 किलो वजन कम करो, यहाँ तक पहुंचे है अभी वो। तो उससे क्या है कि पूरा जो एक हमारा जो आयुर्वेद का जो समर्थक है वो कंफ्यूज हो जाता है, और वो कहीं गलत जगह अगर चला जाता है, गलत कुछ उसका एक्सपीरियंस हो, तो फिर आयुर्वेद में वापस नहीं आता उसका। हाँ। तो इसके लिए कुछ ऐसा नियम अगर बनाया जाए कि इस पर कुछ पाबंदी लगे, तो उससे बहुत अच्छा हमारा जो ग्रोथ और तेजी से होगा। ग्रोथ तो हो ही रहा है वैसे, पर और तेजी से हो पाएगा फिर। नहीं, बराबर है। आपने जो अभी सवाल किया, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, और कुछ डायरेक्शन जो गलत ऐड करते हैं, गलत फहमियां दुनिया में फैलाते हैं, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए हुए कि कौन सी ऐड कर सकते हैं, नहीं है। और हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी हमने एक ऐप का लॉन्चिंग किया था, आयुष सुरक्षा पोर्ट। एक पोर्टल भी हमने खोला है कि आयुष सुरक्षा पोर्टल, कि उसके ऊपर अगर ऐसा कोई गलत नजर में आता है या कोई भी उस पर कंप्लेन कर सकता है, और आयुष मंत्रालय के माध्यम से उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, उनका भी प्रश्न लेते हैं। माइक दीजिए उधर, हाँ माइक दीजिए उधर, हाँ बोलिए मंत्री जी बोलिए, हाँ बैठ के बोलिए, आप पीछे कैमरा आपके। हाँ, सुदर्शन न्यूज द्वारा आयोजित इस आयुष कॉन्क्लेव में देवभूमि उत्तराखंड की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मंत्री जी, स्वागत करता हूं। और उत्तराखंड जो देवभूमि है, उसके कण कणों में देवत्व है और योग भूमि भी है। जो ये कहते हैं, वास्तव में राम रावण युद्ध में हनुमान जी अगर संजीवनी लाए थे तो देवभूमि उत्तराखंड के वनों से लाए थे। और भारत जिसका नाम पड़ा है, भारतवर्ष जिसके नाम पर, जो शेर के बच्चों के साथ खेलता था, उनके दांत गिनता था, ऐसा भारत भी उस देवभूमि उत्तराखंड के अजीत डोवाल के जिले पौड़ी के कोट द्वार में पड़ता है स्थान भी, कण्व आश्रम। और देवभूमि आयुष देवभूमि में जो पांडवों की शिक्षा दीक्षा जहां हुई थी, ऐसी द्रोणाचार्य का आश्रम भी हमारी राजधानी और द्रोणाचार्य ने जो द्रोण नगर कहते थे, वो बाद में देहरादून पड़ा है, वो भी देवभूमि में ही है। मैं और जो बीमारी है, बीमारी से पहले जो व्यवस्था थी योग की,
वो योग केंद्र भी हमारा योग नगरी ऋषिकेश है। और बीमारी के बाद जो दवाइयां, जो औषधि जड़ी बूटियां, उसका भी सबसे बड़ा केंद्र 80% से ज्यादा भूभाग उत्तराखंड का वो जड़ी बूटियों से, वनों से आच्छादित है। मैं और भरपूर मात्रा में जहां जड़ी बूटियां हैं, मैं सुदर्शन के माध्यम से, चैनल के और चौहान जी के माध्यम से आपसे एक निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड के अंदर मैदानी भाग बहुत कम है और सारा पर्वतीय वनों से आच्छादित है, जहां पर असंख्य बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं। एक ऐसा केंद्रीय रिसर्च सेंटर, केंद्रीय महाविद्यालय और जहां पर साथ साथ जहां ट्रीटमेंट भी हो, ऐसा एक आप उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून हाईवे के पास कहीं को भी जहां उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। भूमि में खुद किसान हूं, गन्ने का राज्य मंत्री हूं, जितनी भी भूमि उसके लिए रिसर्च सेंटर के लिए होगी, आज वहां भूमि की बहुत कमी है, वो मैं प्रवाहित करवाऊंगा। मैं यहाँ से आदरणीय सुरेश जी के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी, आपने देवभूमि के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है और रिसर्च के बारे में खास करके आप लोगों ने कि उत्तराखंड में ऐसा सेंटर होना चाहिए। देखिए, हमारे पहले तो आयुर्वेद के ऊपर यही आरोप लगता था कि इसमें रिसर्च होता नहीं है, एविडेंस कम है। लेकिन पिछले 11 साल में मैं दावे के साथ में कहूँगा बहुत सारे रिसर्च हमारे आयुर्वेद में हुए हुए, एविडेंस भी हमारे लोग तैयार कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी है। और हमारी सभी जो पैथियाँ है उनके सभी के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हमने शुरू किए। आयुर्वेदा के लिए जैसे CCRAS है, उसके ब्रांचेस भी पूरे देश में है। अभी मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि उत्तराखंड में है या नहीं है, पर निश्चित रूप से ऊपर हम सभी राज्यों में सभी यहाँ पर रिसर्च सेंटर, क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हो प्रमाणित हो और लोग इसका स्वीकार करें। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो दिक्कत है कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, हम भारत में तो दवाइयाँ करके हम दे रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों में सप्लीमेंट्री फूड के नाम ही ज्यादा जा रहे, तो दवाई के नाम से वो जाना चाहिए वहां पर भी। तो उसके लिए भी हमारा मंत्रालय ये सभी रिसर्च सेंटरों के साथ में मिलकर, WHO का भी तुमने देखा होगा कि जामनगर में भी हमने WHO के साथ में एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल सेंटर, रिसर्च सेंटर वहां पर खोल रखा है कि जब WHO की मोहर उसमें लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया में कहां पर भी उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। सभी दवाइयों को कोडिंग करना का काम भी हमारा लगभग पूरा लेकिन हो चुका है। WHO तो फार्मा लॉबी के प्रभाव में काम करता है, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, ये देखे WHO क्या काम करता है, आप लोग भी लेकिन हमारे सहमत हमारे साथ में आयुष के साथ में मिलके भी बहुत अच्छा काम WHO का जामनगर में हो रहा है। मेरी आपसे विनती रहेंगी कि आप कभी उधर गुजरात जाएंगे तो निश्चित एक बार जामनगर जाके उस नहीं, सेंटर को आप पे विश्वास है, WHO पे मेरा विश्वास नहीं है। नहीं पर नहीं, WHO पे दुनिया का विश्वास है। और जब हमको दुनिया में जाना है, ठीक है, हमारे देश के बाहर हमको जाना है। अभी जो हमारे पास दिक्कत है तो हमारी आयुर्वेद की दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ भी बाहर के कंट्री में सप्लीमेंट्री फूड के नाम से जाती हैं। हाँ, वो हम चाहते कि वो दवाई के अगर नाम से हम जाए। पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सके और उनके अप्रोच को चेंज कर सके तो इससे अच्छी चीज नहीं होगी। बिल्कुल वही जो WHO के साथ में लेके वही प्रयास ज्यादा हमारा चालू है, हमारे मंत्रालय से भी वही प्रयास चालू है। और हम हमारे जितने भी रिसर्च सेंटर है, कुछ प्राइवेट भी रिसर्च सेंटर है, वो भी रिसर्च का काम करते हैं। तो सभी से हमें करते हैं कि भाई बाहर गए तो एविडेंस मांगते हैं, तो एविडेंस के साथ में हम हमारे काम शुरू कर दे, एविडेंस जमा कर ले कि कोई किसी के साथ में भी हम दावे के साथ कॉन्फिडेंस से हम उनके सामने जाए और बताए कि हमारी दवाइयाँ कैसी कारगर है। तो इस पर भी हमारे सभी आयुष क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग, मंत्रालय ही नहीं, बाकी की बाहर की प्राइवेट हमारी कंपनियां होंगी, प्राइवेट हमारे प्रैक्टिशनर होंगे, सभी लोग हम इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैंने पिछले दिनों सुझाव भी दिया था और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम बेंगलोर में प्रशांति कुटीरम में हुआ था। हमने कहा था कि भारत में कई प्रकार की पैथियां हैं, क्योंकि एलोपैथी के प्रभाव में बाकी पैथियां लुप्त हो गई है और कई कारण उसके पीछे हैं। उसमें जाने के बजाय, जैसे मैं शिरडी में रहता हूं और पुनतांबा में एक परिवार को मैं जानता हूं, उनके घर में विभिन्न प्रकार के कपड़ों को शरीर के विभिन्न हिस्से पर बांध के ट्रीटमेंट की जाती है कि कॉटन को कहाँ कितने टाइट बांधना है, जो हमारा ऊल है उसको कहाँ बांधना है, केवल कपास को कहाँ बांधना है, अलग अलग प्रकार की।
ऐसे एक मैं परिवार कोपरगांव में जानता हूं जहां पर अलग अलग रंगों के बोतलों में पानी भर के सूरज के सामने रख दें तो 4 घंटे बाद वो पानी पीने से कौन सी विटामिन कम है जो ज्यादा हो जाएगी वगैरह। ये मतलब ऐसे में हजारों प्रकार के लोगों को हमने गांव में, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप भी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट देने वाले वैद्य हैं, उनको भी पता नहीं कि इस पैथी का नाम क्या है, लेकिन उनसे अगर किसी का भला हो रहा है तो ऐसे लोगों को भी एक मंच या एक सुविधा प्रोवाइड की जाए, उनके नॉलेज को आज के टेक्निकल भाषा में उसको संवर्धन किया जाए और वो जन उपयोगी उसको लाया जाए, ये भी प्रयास होना चाहिए। ये देखिए, आपने जो बताया कि हमारे पूरे देश में ये जो ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है तो अलग अलग प्रकार की, जैसा कि तमिलनाडु में सिद्धा चलता है, इसमें सवा रिक्पा चलता है हमारे लद्दाख में, कहाँ पर होम्योपैथी ज्यादा चलती है, कहाँ यूनानी, कहाँ आयुर्वेद, ये सब अलग अलग पैथी। इससे भी देखिए, ये जो आयुर्वेद हमारा आयुष योगा, ये देखो, ये कोई एमडी और एमएस लोगों की शोध ये लोगों ने नहीं लगाया, ये हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, जो जंगलों पहाड़ों में लोग रहते थे, उनके अनुभव से, उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से कि भाई कौन सा पेड़, कौन सी वनस्पति या कौन सी चीज कौन सी बीमारी के लिए ठीक हो सकती है, तो वो उन लोगों ने क्या, तो उनके पास में तो कोई रिसर्च पेपर नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, लेकिन वो दवाइयां अभी भी काम कर रही है और उसके रिजल्ट भी लोगों को दिख रहे। तो इसके लिए हमने अभी एक सर्टिफिकेट कोर्स भी वैद्य लोगों के लिए भी हमने शुरू किया है कि बहुत सारे वैद्य हम देखते, जैसे तुमने फुलतामा का यहाँ पर एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हमारे रूरल एरिया में वैद्य कि वो अलग अलग बीमारियों के ऊपर उपचार करते हैं, लेकिन उनके पास में ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, इसीलिए उनको फिर बाहर आके अगर उपचार करेंगे तो उनको झोला छापी कहा जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को ढूंढने का भी हमने एक सिस्टम बनाया कि ऐसे लोगों को लेके वो कौन से उपचार करते हैं, उनके दवाई में क्या कंटेंट्स है, ये भी हम वहाँ पर चेक कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें कुछ ट्रेनिंग छाप नहीं हो, उनको कुछ ट्रेनिंग देके हम उनको सर्टिफिकेट की भाई ये वैद्य ये बीमारी के लिए उपचार कर सकता है, तो ऐसे सर्टिफिकेट देने का काम भी हम शुरू कर। बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ काफी लोग बैठे हैं इस विषय के, तो हम आने वाले दिनों में ऐसे लोगों का दिल्ली में एक सम्मेलन करते हैं, और क्योंकि ऐसे लोग भी लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे परिवार भी लुप्त होते जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में एक ऐसा सम्मेलन करेंगे और आपके मार्गदर्शन में उसका एक साइंटिफिक डाटा एकत्र करके कैसे हम उसका राष्ट्र हित में उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ बात को करेंगे। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम सागरिका है और मैं बीएमएस एमएस हूँ। मेरी एमएस करते करते सबसे पहली तो यही लड़ाई आज तक रही है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि बीएमएस के बाद भी आप 3 साल की एमएस करते हैं। उसके बाद हमारे एमएस शल्य तंत्र में एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा है जिसको बोलते हैं क्षार सूत्र चिकित्सा, जिसमें रीऑक्यूरेंस रेट इतना कम है बाकी सर्जरी से, जो हमारी एनोरेक्टल सर्जरीज हैं उससे जब हम कंपेयर करते हैं क्षार सूत्र चिकित्सा को, रीऑक्यूरेंस रेट सबसे कम रहता है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसका प्रमोशन क्यों नहीं हो पाता। आयुर्वेद को अगर हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मैं सर आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर क्षार सूत्र के लिए भी आप जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ वेलनेस क्या होती है थोड़ा बताइए, क्योंकि इस समय है ना केवल यहाँ के डॉक्टर और मंत्री जी नहीं, करोड़ों दर्शक सुदर्शन पर लाइव देख रहे, तो ये मैंने भी पहली बार सुना है, थोड़ा बताइए सर। तो थोड़ा माइक ऊपर लेके बात करें। हाँ। सर, जितनी भी एनोरेक्टल सर्जरीज होती हैं जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, तो इनमें लोगों को सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि आप सर्जरी कराओ, जब तक वो कोई भी रील नहीं देखेंगे कि आपका 2 दिन में हम बवासीर खत्म कर देंगे। अब तो जैसे आपने पहले भी बताया कि रील्स में भी ये हो गया है, लेकिन ये ऐसी चिकित्साएं हैं, पाइल्स भी बहुत तरीके की होती हैं। तो जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसको सर्जरी के लिए बोल दिया जाता है। क्षार सूत्र चिकित्सा एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है जिसमें एक क्षार सूत्र बनाया जाता है, एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसको हम जैसे फॉर एन एग्जांपल फिस्टुला एक ट्रैक है उसमें बांधते हैं और वो धीरे धीरे उसको कट करता आता है और हील भी करता आता है। और इन्वेजिव सर्जरी है, जैसे मस्सों को हटाने के लिए बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है और वो मेडिकेटेड है। अच्छा। और वो बहुत ही सर उसका रीऑक्यूरेंस रेट अगर हम बात करें जैसे कोई और सर्जरीज होती हैं तो उसमें रीऑक्यूरेंस रेट बहुत ज्यादा है। क्षार सूत्र में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि रीऑक्यूरेंस रेट भी 0.2% है। ओहो। और इतना अच्छा आयुर्वेद में क्षार सूत्र चिकित्सा दी गई है, लेकिन उसका कभी भी प्रमोशन या फिर इतने इसके एक्सपर्ट है आपके पास? हाँ सर, एमएस बीएमएस के बाद 3 साल की एमएस होती है। हाँ सर, मैं खुद क्षार सूत्र चिकित्सा करती हूँ। हाँ हाँ हाँ।
हाँ सर फॉरेन पेशेंट्स आते हैं कराने। अच्छा। हाँ हाँ सर हम इस सेशन के बाद इस पर किसी लंबी योजना के बारे में भी बात करेंगे, बाकी मंत्री जी इसका जवाब देंगे। आपने जो कहा नहीं, ये बात सही है कि देखो, मैंने पहले बात करते हुए बता था कि सभी बीमारियों के लिए हमारे आयुर्वेद में उपचार है, दवाइयाँ है और उसकी ठीक करने की ताकत भी हमारे आयुर्वेद में है। लेकिन जैसा कि अभी प्रमोशन के बारे में कहा गया कि जैसा कि पिछले कई साल हमारे आयुर्वेद के हमारे ट्रीटमेंट को दबाने का काम किया, और आज का जो जमाना है वो थोड़ा इंस्टेंट जमाना है, लोग तुरंत इलाज और रिलीफ चाहते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद का भी जैसा यहाँ पर मैडम ने बताया कि प्रमोशन निश्चित रूप से हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से, अभी आपको पता नहीं होगा, एक 15-20 दिन पहले ही हमने एक हमारे आया में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, ये शल्य चिकित्सा के ऊपर एक बहुत बड़ा शिविर और बहुत बड़े लोगों को हमने वहां पर बुलाया था। आप आए होंगे या नहीं मुझे पता नहीं है, तो लेकिन प्रमोशन करने का काम मंत्रालय से जारी है कि सारे लोग हमारे देश के कम से कम जो लोग चाहते हैं वो सभी तक आयुर्वेदिक उपचारों का ज्ञान, उनका जो है मालूमात सभी लोगों तक जाना चाहिए, उसको प्रमोशन करने का काम हम कर रहे हैं। अगर आपके पास में भी अगर कुछ ऐसे आइडिया होंगे तो निश्चित आप हमारे मंत्रालय को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की सोच भी यही है और हमारे मंत्रालय का काम भी यही है कि आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार, तो उसमें सब ये आ ही जाता है। तो जितनी भी हमारी ट्रीटमेंट है अलग अलग, एकदम मैं तो कभी कभी भाषण में बोलता हूँ कि भाई अभी ये देखो गणपति का समय, गणपति के जन्म की कथा हमको सभी ने, हम लोगों ने सुनी है कि उनके सर के मुंह सर जाने के बाद में आदमी का वहां पर हाथी का सर महादेव जी ने लगाया, तो फिर उस टाइम में कौन सी एलोपैथी थी, होगा तो आयुर्वेद शल्य चिकित्सा यही होंगी। तो वहां से आप देखते हुए आएंगे तो ये बहुत पुरानी हमारे पास में ज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों के पास भी था, हमारे था। लेकिन ये क्या हो गया, आयुर्वेद का जो है तो जो प्रचार और जो ट्रीटमेंट चलती है, ये तो गुरु शिष्य की परंपरा है थी पहले की, गुरु शिष्य को ज्ञान देता था, शिष्य फिर गुरु बनता था तो वो उसके शिष्यों को देता था। और दूसरा था पारंपरिक, पिताजी अपने बच्चों को देते थे, वो उसके बच्चे को देता था। लेकिन ये श्रृंखला कहा ना कहा खंडित होते आ रही, तो उससे इसका प्रचार खंडित की गई, और ठीक है खंडित की गई, हो गई जो भी है, लेकिन फिर हमारा वो आयुर्वेद के तरफ से लोग दूसरी तरफ ज्यादा हो गए। लेकिन आज का जमाना है और अब सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस के बारे में लोग जागरूक हो गए हैं कि भाई हमारी सेहत कैसी अच्छी रखना है, तो आयुर्वेद को ऑटोमेटिकली बढ़ावा मिल रहा है। और आगे आने वाले दिन सभी हमारे आयुर्वेद के लिए, आयुष के लिए अच्छे दिन रहने वाले हैं। हम सभी को मिलकर इसमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हाँ, हमारे एक पैनलिस्ट यहाँ पर हैं। हाँ, नमस्कार मंत्री जी, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा, बैद्यनाथ परिवार की सदस्य, 100+ इयर्स का हमारा अनुभव आयुर्वेद में है और वर्तमान में मेरा भतीजा केवल अनुभव नहीं है, आप लोगों ने जीवित रखा है जी। इसमें श्रेय मेरे ससुर जी को जाता है, जो कि एक वैद्य भी थे और बहुत धर्मार्थ के कार्य भी करते थे। धर्मार्थ औषधालय उन्होंने जगह जगह बनाए थे, संस्कृत के विद्यालय भी बनाए थे। इस मंच से मेरा एक निवेदन मंत्री जी से है, जैसे आयुष्मान कार्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के लिए है, हमने झांसी में अपने 100 एकड़ का मानव निर्मित वन है, जहाँ की सारी औषधियां भी लगाई हुई हैं, एक बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ हम लोग पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। केरल की पद्धति का ही वहाँ पर उपचार होता है। तो उपचार के लिए जो इतने संपन्न नहीं हैं, उनको अगर ये आयुष्मान कार्ड की चिकित्सा का ये सुविधा मिल जाए, जो कि अभी नहीं है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। हम अपनी स्तर से तो फ्री ट्रीटमेंट करते हैं बहुत से लोगों का, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, हम धर्मार्थ में फ्री दवाई देते हैं, वो लोग आयुष्मान कार्ड को यूज करके इस चिकित्सा का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कई फॉरेन गेस्ट भी आए हैं जो व्हील चेयर पर आए और चल कर गए, तो कुछ लोगों को अगर ये कार्ड अगर आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भी बन जाए तो बहुत बहुत उसका लाभ मिलेगा। दूसरा जो आपने बोला
शल्य चिकित्सा का, तो सुश्रुत नाम के हमारे थे ऋषि जो ये चिकित्सा करते थे। और हमारे परिवार में ही हमारे वैद्य जी ने, जब मेरी बहू को शी वॉज एक्सपेक्टिंग, उनकी बहुत बड़ा कौन हुआ था, प्रेगनेंसी में जल्दी से सर्जरी नहीं करते हैं, हमने आयुर्वेदिक सर्जरी से उनका कौन ठीक किया था। और तो ये आयुर्वेद में ये सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहले उनका उत्तर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो आपने यहाँ पर आयुष्मान कार्ड में आयुष के पैकेज को शामिल करने के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। और आपने जो बताया कि हमारे जो संसद के हमारे जो सहयोगी है, हमारे अनुराग शर्मा जी, बार बार वो हम मिलते रहते हैं, बहुत सारे बैठकों में भी आते हैं, बहुत सारे सुझाव उनके तरफ से भी हमारे आयुष मंत्रालय को वो देते हैं, और उनको साथ लेकर ही आयुष मंत्रालय में हम कर रहे हैं। आपका जो था जल्द से जल्द हमारे सभी आयुर्वेद और आयुष के पैकेज आयुष्मान कार्ड में शामिल हो जाएंगे, और बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उनको भी इन पैनल इस स्कीम के अंदर करने का हम काम करेंगे। और थोड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ लोगों के हमारे पास में सुझाव आए थे कि वो थोड़ा एलोपैथी से लिंक वो करे हुआ है, तो वो थोड़े हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को थोड़ी रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है या उनको थोड़ी तकलीफ सहन करना पड़ती है। तो उसमें भी हम बदलाव करने के बारे में हमारे मंत्रालय से हमारा विचार चालू है, और जल्द उसके बारे में भी हम सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इसमें इन पैनल कैसे हो, रजिस्ट्रेशन उनका कैसा हो। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर के हॉस्पिटल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। तो वो सभी हॉस्पिटलों का भी रजिस्ट्रेशन, आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो सबको पता चलेगा। अभी हमने जो आपको बताया था कि जो आयुष वीजा हमने निकाला है, तो हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, और जो भी हमारे देश के अच्छे हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे ये हो, तो सभी की लिस्ट हमने उस पर डाल रखी है कि बाहर के देश से कौन से हॉस्पिटल में उपचार करने के लिए उनको आना है। तो उनको जब आयुष वीजा निकालना है तो उनको हॉस्पिटल का नाम भी देना पड़ता है कि ट्रीटमेंट वो कहाँ करने वाले हैं। तो वो लिस्ट भी हमने वेबसाइट पे दे रखी है। तो निश्चित रूप से अभी मैंने आज ऐसा बोला कि बहुत सारे काम आयुष मंत्रालय ने किए, अभी बहुत सारे करना भी बाकी है। तो हम सभी को मिलकर इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और जल्द से जल्द ये सभी आयुष में जो भी सुधार हम ला सकते हो लाने के हम मंत्रालय के माध्यम से। और किसी का प्रश्न है? सर, बीएमएस एक 5 साल की डिग्री है, लेकिन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने ऐसे ऐसे कोर्सेज निकाल दिए हैं, जैसे गर्भ संस्कार आयुर्वेद का बहुत ही पास में लेके बहुत ही नामी एक चिकित्सा है गर्भ संस्कार। तो उस पे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने ऐसे ऐसे डिप्लोमा कोर्स निकाल दिया आफ्टर 12th। तो सर मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि सर अगर आप इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जैसे आपने भी कहा कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज जरूरी हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कराएगी तो वो एक जरूरी के अनुसार लिया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने सर इतने डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 12th निकाल दिए हैं, तो वो अपने आप को चिकित्सक के बराबर मान के फिर चिकित्सा करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर कोर्स ये सब अलग अलग होते हैं। अभी कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वो उनके कोर्स तुमने जैसे बताया कि गर्भ संस्कार, अभी देखिए इसमें सभी जगह ये कोर्सेज हमारे कॉलेजों में भी, आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में भी चलाने की, और जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेज है उन्होंने अपनाना चाहिए। अब गर्भ संस्कार का महत्व हमने महाभारत में हमने देखा है, और उसकी बहुत आवश्यकता है। और उसका जो अभी आने वाली जो पीढ़ियां हम देख रहे हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, तो ये जो गर्भ पर भी जैसे आदमी पर संस्कार होते हैं, तो वैसे गर्भ के अंदर भी बच्चों के ऊपर हम संस्कार होते ही है। ये तो सब प्रमाण सिद्ध भी हो चुका है। तो इसके लिए अब क्या है, प्राइवेट कॉलेज वाले का थोड़ा है तो वो उनको थोड़ी स्वतंत्रता है, जो तो सिलेबस है वो तो उनको पढ़ाना है, उससे ज्यादा अगर कोई देता है तो उसे हम रोक नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको डिप्लोमा दिया और वो डॉक्टर बोल के सभी तरह की प्रैक्टिस करने लगे, ऐसा तो नहीं होता। उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, और ऐसे वो लोगों को कोई दूसरी। और फिर फर्जी वाले तो सब जगह हैं, अपने आप को कलेक्टर कहने वाले भी लोग आजकल मिल जाते हैं। आज ही न्यूज आई है क्या आईएएस बन के गाड़ी लेके घूम रहे थे लाल बत्ती लगा के, तो ये तो फर्जी तो सब जगह है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें ये जरूर है कि वही टिकता है जो सच होता है, अच्छा होता है, परफॉर्मिंग होता है। एक दो प्रश्न लेकर हम अवार्ड सेरेमनी की तरफ जाने वाले, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए।
अच्छा, ये एक हमारे पास अलग ही केस है। इनके पास कॉस्मिक एनर्जी का रिसर्च है और ये दावा करते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, उसको ये एक जगह लाकर उसका अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार मंत्री जी, मैं चाणक्य पोद्दार पास में लेके बोलिए। हाँ। आध्यात्मिक ऊर्जा विशेषज्ञ हूँ और आध्यात्मिक ऊर्जा के वैज्ञानिक प्रतिपादन पर कार्य कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक संस्कृति थी उसको जो संस्कृति का वैज्ञानिक करण हम कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें जन कल्याण के लिए। वो भी निशुल्क हो सकता है क्योंकि ऊर्जा सभी जगह व्याप्त है और वो निशुल्क अवेलेबल है। तो हमारा ये कहना है कि कुछ डेडिकेटेड सेंटर आप बनाइए जिसमें एम्स और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों जिनके साथ हम मिलकर काम कर सकें और मंत्र शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, इसकी वैज्ञानिक, जैसे हम क्रिलियन फोटोग्राफी है, ओरा फोटोग्राफी है, इनको भी हम साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकें ताकि उसका उपयोग जन कल्याण के लिए हो सके और इसको भी एक डिग्री या इसके लिए भी एक कोर्स किया जा सके ताकि हम लोग जो प्राचीन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी उससे विश्व कल्याण के लिए ऋषि मुनि संत तपस्या करते थे और राष्ट्र का कल्याण करते थे, उसको हम वापस स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद। नहीं, उनका ये कहना है कि इस प्रकार की विद्या जो है इसको रिसर्च बेस्ड सपोर्ट मिले। नहीं, अगर ऐसी विद्या के बारे में आप कोई प्रपोजल बनाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, मैं आपके हमारे मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में हम आप लोगों की बैठक करा देंगे। निश्चित रूप से अगर ये देखो आयुर्वेद में ये सभी का समावेश तो हो सकता है, लेकिन कैसा हम कर सकते हैं वो सजेशन के साथ में आप निश्चित रूप से प्रस्ताव लेके आएंगे, उस पर हम विचार करेंगे। क्या है, ऐसी विद्याओं को बंगाली बाबाओं ने बदनाम किया है। नहीं तो पहले होता ही था ना, मंत्र चिकित्सा होती ही थी, उसमें कौन सी बड़ी, लेकिन वो आजकल बदनाम है। तो इसको हम जो एक बड़ा कैंपेन का सोच रहे हैं, अभी भी मंत्र चिकित्सा चालू है, हर घर में होती है। अभी जब कोई बड़ा बीमारी होती है तो मृत्युंजय का वगैरह जाप हम हमारे घर में मंत्रों के द्वारा तो हम करते हैं। बिल्कुल 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 करेंगे। हाँ, आपका प्रश्न। हेलो, हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ और दूसरी चीज मैं बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आप? तो मैं जंगल में पहले 4-5 दिन बिना कुछ लेके जाके रहता था। सब आदिवासी लोग हैं, उनके पास इतनी कुछ जड़ी बूटियां लगी हुई है, उनको अगर आपने शामिल कर लिया आगे के लिए, जो सफेद मुसरी से लेके शतावरी से लेके, उनको अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट वाले को इन्वॉल्व करो, ये सिर्फ कागज पे होता है। जो आदिवासी करते वो अच्छा करते, उस पर ध्यान दीजिए जरा। नहीं, मैंने आपने भी सुना होगा कि मैंने मेरे पहली बातों में ये जिक्र किया था कि ऐसे बहुत सारे वैद्य लोग हैं कि जिनके पास में ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, लेकिन उनके पास में ये ज्ञान है कि कौन सी जड़ी बूटी कौन सी बीमारियों पे अच्छे से इलाज कर सकती है, ठीक कर सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैंने पहले बात की थी कि ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं, कहाँ पर ये लोग करते हैं, कौन सी टाइप की दवा देते हैं, उसमें दवा में क्या होता है, और वो लोगों को भी हम थोड़ा सर्टिफिकेट जैसा है थोड़ा कोर्स देके सर्टिफिकेशन देने का भी काम करने का हम लोग कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से, लेकिन ये लोग कैसे कि अभी ये लोगों का जो ज्ञान है तो वो उनको पारंपरिक ज्ञान आया हुआ है, फिर ये लोग क्या करते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इलाज करूंगा। हाँ, ये नहीं होना ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो लोगों को थोड़ा विश्वासार्हता वो लोगों में निर्माण करनी चाहिए कि वो कर रहे इलाज तो लिमिटेड लोगों में हो रहा है। अगर उनके पास अच्छी दवाई या अच्छा उनके पास की इलाज है कि जो बीमारी को ठीक कर सकते तो सभी दुनिया के पास क्यों ना जाए। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को बुला के तो हम भी कर रहे हैं कि भाई हम तुमको पेटेंट निकाल के देंगे, या तुम्हारे पास में कोई फार्मूला है तो कोई कंपनी के साथ में तुमको जोड़ के तुम्हारे को रॉयल्टी उसकी तुम्हारी चालू रहेंगी, तुमको भी 2 पैसे मिलते रहेंगे। तो ये सभी तरह की बातें करने की हमारी कोशिश जारी है, लेकिन वो लोगों में अभी ये डर है कि मेरा अगर फार्मूला किसी को मालूम होगा जाए तो लोग बहुत सारे लोग तो ऐसे कि उनके पास में अच्छी दवाई है, फार्मूला है, पैसे भी लेते नहीं। हाँ, लेकिन इलाज करते भी नहीं, लेकिन उनके दिल में ये डर रहता है कि ये कोई मेरे से फार्मूला लेके पैसे ना कमाए, गलत इस्तेमाल ना करे, तो किसी को बताते भी नहीं। तो निश्चित रूप से ये जो आपने बताया तो ये काम करने की आवश्यकता है। एक लास्ट सवाल लेते हैं, ये अच्छा आपका भी लेते हैं। ये 1 मिनट में पहले बता रहा हूँ, ये डॉक्टर पवन आर्या है, ये एक मशीन लेकर आए एक दिन मेरे पास और इन्होंने कहा कि
आपकी बीपी तो कोई भी नाप सकता है, लेकिन शुगर से लेके तमाम बीमारियों की शरीर के जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट करके हम ब्लड देकर उसके सारे रिपोर्ट्स लेते हैं, तो केवल उंगली लगाकर या शरीर के कुछ हिस्से को टच करके वो पूरा रिपोर्ट आ जाता है, और हमने उसको पैथोलॉजी के साथ मैच करने का प्रयास किया, तो काफी हद तक वो सही है। तो आप प्रश्न पूछिए, फिर उसके ये जोड़कर प्रश्न पूछते हैं। जी, मैं आयुष मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले हम आयुर्वेद की जब यूज करते थे कोई भी मेडिसिन, काढ़ा या सिरप, तो हम ये कहते थे मेडिकल स्टोर पर जाके कि पुरानी से पुरानी हमें वो दवाई चाहिए जो आपके पास हो। आज ऐसा क्या हुआ जो उन दवाइयों पे भी, जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं, लिक्विड हैं, उन पे भी एक्सपायरी डेट लगा दी? ठीक है, अभी देखिए, ये तो हमारे जो साइंटिस्ट है, रिसर्च सेंटर है, निश्चित उनके सामने भी हम आपका जो सवाल है उपस्थित जरूर मैं करूंगा कि भाई सही में आयुर्वेदिक दवाओं के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखने की आवश्यकता है क्या, और है तो कितनी, है तो कितनी होना चाहिए, कि इसके बारे में भी वो लोगों से हम जानकारी लेंगे। और जो अभी यहाँ पर आप वो मशीन का नाम क्या है डॉक्टर, जो आप लेकर आए थे? उसका है मैग्नेटिक एनालाइजर, क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर। पास में ले पकड़ के बोलो। क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर, क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर। हाँ ठीक है, अलग से बात करते हैं। तो अब प्रश्न यहाँ समाप्त करते हैं। एक लेते हैं डॉक्टर मनीष जी की तरफ से, यहाँ पर डॉक्टर निधि ना, हाँ आपका माइक दीजिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बहुत नजदीक पकड़े थोड़ा माइक। जी, बहुत सारी सर जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं जो आयुष को कवर करते हैं, हमारे पास उनके पेशेंट्स आते हैं, सपोज कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आया, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का पेशेंट है, हम उनका ट्रीटमेंट 8 डेज या 10 डेज के लिए एडमिशन उनका प्रेफर करते हैं। तो उस केस में जितने भी इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से क्वेरीज आती हैं कि पेशेंट डे केयर में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद जो है वो दूसरा उनका क्वेश्चन होता है कि इतना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, आप 8 डेज के लिए पेशेंट को या 10 डेज के लिए पेशेंट को क्यों एडमिट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग फेस करते हैं, बल्कि आयुर्वेद जो है सर रूट कॉज पे काम कर रहा है, आपके दोषों को बैलेंस कर रहा है, आहार के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पेशेंट के, तो इतना ड्यूरेशन हमें चाहिए ही। बहुत सारे केसेस हमारे इसी वजह से रिजेक्शन की तरफ जाते हैं। तो सर मेरा इसको लेके ये है कि हमें आयुर्वेद को उस लेवल पर प्रमोट करने की जरूरत है, या हमें ये अवेयरनेस की जरूरत है कि हम सिर्फ सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको हम जड़ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए एक लंबा समय हमें चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15 डेज का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। आपने जो यहाँ पर सवाल बैठिए, निश्चित रूप से इंश्योरेंस कंपनियों के जो भी हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसमें जो आईपीडी हमारी होती है उनके बारे में इंश्योरेंस कंपनियों की इसमें कंफ्यूजन है कि भाई बीमारी तो छोटी दिखती है लेकिन 10 दिन का एडमिशन कैसा कर रहे हैं, ये डे केयर में भी हो सकता है। लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में जैसे कि हम भी बैठक कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भी प्रश्न मैं उपस्थित करूंगा, पर वो लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि हमारी ट्रीटमेंट किस टाइप की है, कि हम उसको एडमिट क्यों करते हैं, उसको एक 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन क्यों रखना पड़ता है। सिर्फ हम उतना ही उपचार नहीं करते, जैसे कि एलोपैथी में कैसा हो कि जहां पर जख्म है तो उतना ही इलाज करके उनको छोड़ा जाता है, लेकिन हमारा उसके खान पान से लेके बाकी के उनके एक्सरसाइज होंगे, बाकी के होंगे, ये सब उनको सिखाना पड़ता है, करके लेना पड़ता है, और वो रिलीफ आने में थोड़ा देर लगता है। आयुर्वेद के बारे में तो है कि आयुर्वेद में थोड़े रिलीफ लेट आता है लेकिन ठीक से आता है। तो ये हमको इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में बैठकर निश्चित रूप से उनकी भी बैठक बुलाएंगे, आपके जैसे भी जो भी यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, हॉस्पिटल वाले जो लोग हैं, तो उनसे भी करा देंगे कि उनका कंफ्यूजन दोनों हमको करना होगा कि भाई क्यों यहाँ पर समय लगता है, तो वो हिसाब से उनका पैकेज बनाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा जादव जी कि आयुष जैसे विषय पर आपने 100 मिनट हम लोगों से बात की है, करीब 100 मिनट यहाँ पर हुए हैं, और ये आपका डेडिकेशन और आपका समर्पण इस मुद्दे में दिखता है कि आप नॉलेज भी रखते हैं और लाइव कैमरे पर सारे उत्तर दे रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभारी है, और आपका ये प्रयास सफल हो इसके लिए सुदर्शन परिवार आपके साथ रहेगा।